Okay, students, so let's move on to our next topic or unit number 5, that is nuclear physics. तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी क्या होता है. रेडियो एक्टिविटी इज़ ऑल्सो नोन एज रेडियो एक्टिव डिके, और इसका मतलब बेसिकली ये होता है इमिशन ऑफ रेडिएशंस. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड. अगर एग्जाम में कभी आपको आता है कि रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन बताओ, तो दिस वुड बी एन इम्पॉर्टेंट कीवर्ड फॉर 1 मार्क. emission of radiation from the nucleus of an unstable element. This is your 2nd mark. ठीक है. रेडियो एक्टिविटी क्या होती है बच्चों? emission of radiations from a nucleus of an unstable element. ठीक है. अब ये रेडियो एक्टिविटी या डिके कब तक चलता रहेगा? जब तक ये अनस्टेबल एलिमेंट एक स्टेबल फॉर्म में नहीं आ जाता. ये अनस्टेबल एलिमेंट जब तक एक स्टेबल एलिमेंट नहीं बन जाता ना, तब तक हमारा रेडियो एक्टिव डिके का प्रोसेस चलता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा. ठीक है, सही है. तो दिस इज़ द बेसिक थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी. अब कितनी टाइप की रेडिएशंस होती हैं बच्चों, ये याद रख लो, ये आपको याद रखना पड़ेगा. अल्फ़ा रेडिएशंस होती हैं, बीटा होती हैं, गामा होती हैं, और तीनों को मिला के टोटल कितने टाइप की रेडिएशंस होती हैं? 3 टाइप्स. एग्ज़ाम में अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा हाउ मेनी टाइप ऑफ रेडिएशंस देयर आर, तो आप कहोगे 3. और उनकी टाइप्स क्या क्या है, नाम पूछ लेगा अगर, तो क्या बोलोगे? अल्फ़ा, बीटा, गामा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी अल्फ़ा पार्टिकल्स इन डिटेल. अब अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो एक हीलियम का न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करते हैं. हीलियम किस तरह रिप्रेजेंट होता है? He42. हीलियम का न्यूक्लियस अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसमें प्रोटॉन्स कितने हुए? प्रोटॉन्स आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है ना, ये नीचे वाले नंबर होते हैं, दैट इज़ 2. न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? न्यूट्रॉन्स होंगे दिस मास नंबर, दैट इज़ 4 माइनस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 2. अच्छा, जिसने केमिस्ट्री पढ़ी है उसके लिए ये आसान होगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ी उसके लिए मैं शुरू से समझा देता हूँ कि हाउ डिड आई कैलकुलेट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर. ठीक है, हमें एक बात ये याद रखनी है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस ऑफ अ हीलियम एटम. तो हीलियम एटम किस तरह रिप्रेजेंट होता है? 4 और 2 से. अब केमिस्ट्री में बच्चों आपने ये पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो रिमेंबर दिस, कि ये जो नीचे वाला नंबर होता है, दिस इज़ योर प्रोटॉन नंबर, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एलिमेंट. तो इसका मतलब प्रोटॉन्स कितने हो गए अल्फ़ा पार्टिकल्स में? 2. और ये जो ऊपर वाला नंबर होता है, दिस इज़ द मास नंबर. और मास नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? केमिस्ट्री किसने पढ़ी है? मास नंबर रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो अगर ये 4 है और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम 4 है, और हमें पता है कि प्रोटॉन्स 2 हैं, 4 - 2 करके न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, सिंपल. ठीक है, तो दिस इज़ द कैलकुलेशन दैट वी डू टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन अल्फ़ा पार्टिकल. और अल्फ़ा पार्टिकल को हमने हीलियम से क्यों रिप्रेजेंट किया? क्योंकि बेसिकली ये थ्योरी है कि अल्फ़ा पार्टिकल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ हीलियम न्यूक्लियस, सिंपल. और क्या होता है भाई? 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, सिंपल. अच्छा, अब एक और बात याद रखो केमिस्ट्री से कि प्रोटॉन में चार्ज कौन सा होता है? +1. तो अगर 2 प्रोटॉन्स होते हैं पर अल्फ़ा पार्टिकल, तो अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज क्या हो जाएगा? +2. सिंपल लॉजिक की बात है. ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय हीलियम 42 He और अल्फ़ा 42. ठीक है, ये भी याद रख लो. 5th बात क्या है? 5th बात ये है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स व्हेन इमिटेड फ्रॉम द रेडियस फ्रॉम एन अनस्टेबल एलिमेंट, इनकी स्पीड क्या होती है एयर में? दैट इज़ 10% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट. दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. अच्छा बच्चों, ये जो सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए ना, ट्राई टू मेमोराइज इट, या एटलीस्ट अपने दिमाग में रख लो, सो दैट इन पेपर अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी आती है अल्फ़ा पार्टिकल की लिखने के लिए, या MCQ में आता है कि ये प्रॉपर्टी है अल्फ़ा पार्टिकल की नहीं, तो यू वुड बी ईजियर टू डू इट. ठीक है, अब आ जाओ 6 पार्ट पे, 6 प्रॉपर्टी पे, सॉरी. अल्फ़ा पार्टिकल्स हैव लीस्ट पेनिट्रेशन पावर. ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा? अल्फ़ा पार्टिकल जो है 10% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से एयर में ट्रैवल करते हैं, और दे हैव लीस्ट पेनिट्रेशन पावर. ठीक है, ये हमने एक और पॉइंट पढ़ लिया. और लीस्ट पेनिट्रेशन पावर है तो दे कैन बी स्टॉप्ड बाय पेपर और कार्डबोर्ड. ठीक है, अल्फ़ा, बीटा, गामा में से सबसे लीस्ट पेनिट्रेशन पावर किसकी होगी बच्चों? अल्फ़ा पार्टिकल्स की. हेंस दे विल बी स्टॉप बाय पेपर और कार्डबोर्ड, सिंपल.
ठीक है। दे हैव अ रेंज ऑफ, अच्छा अब 7th पॉइंट क्या है, दे हैव अ रेंज ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर्स इन एयर। सिंपल, ठीक है, ये लिखा हुआ है, सिंपल पॉइंट है, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। अच्छा अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, 5th प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होती है इनकी एयर में। 6th प्रॉपर्टी क्या थी कि दे हैव द लीस्ट पेनिट्रेशन पावर। 7th क्या थी कि दे कैन ट्रैवल अ रेंज ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर्स। 8 क्या है, दे हैव द मैक्सिमम आयोनाइजिंग पावर। अब आयोनाइजिंग होती क्या है, जब भी अल्फा पार्टिकल्स एयर मॉलिक्यूल के साथ टकराते हैं ना तो दे रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव हो जाएंगे एयर मॉलिक्यूल से तो क्या हो जाएंगे, वो नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, और पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे एयर पार्टिकल्स। तो जब एयर पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं तो वी कॉल दिस आयोनाइजेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स एंड अल्फा पार्टिकल्स हैव द मैक्सिमम आयोनाइजिंग पावर। सिंपल, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे 9 पे, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल की इक्वेशन देख लो बच्चों। जब भी आपके पेरेंट न्यूक्लियस से, सपोज कर लो X एक एलिमेंट था और इसको हम पेरेंट न्यूक्लियस कह लेते हैं, इससे जब भी एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा ना तो मास नंबर से, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि मास नंबर ऊपर वाला होता है, इससे 4 माइनस होगा और प्रोटॉन नंबर से क्या माइनस होगा, 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, Y21680। सिंपल यही आया हुआ है, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट किस तरह करोगे, ऑन द प्रोडक्ट साइड बाय आइदर अल्फा सिंबल, ठीक है, या फिर हीलियम का सिंबल। ये हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। ये देखो ये न्यूक्लियस का जो सिंबल रिप्रेजेंटेड है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टिकल्स दैट वर बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। अब बीटा पार्टिकल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। अब बीटा पार्टिकल्स की भी कुछ इस तरह 6-7 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। बीटा पार्टिकल रिजेंबल्स एन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन किस तरह का होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन में बेसिकली ज़ीरो न्यूट्रॉन्स होते हैं और एक नेगेटिव का चार्ज होता है। सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीटा। और बीटा को एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 0-1, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट हैज़ अ नेग्लेजिबल मास एंड कैरीज अ चार्ज ऑफ -1। बिल्कुल रीजनेबल बात है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक है, बेसिकली बीटा पार्टिकल रिप्रेजेंट बाय द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, सिंपल। और एक इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा सिर्फ 1 का, सिंगल का। अच्छा, बीटा पार्टिकल्स कैन ट्रैवल विद द अप्रॉक्सीमेट स्पीड ऑफ 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। अल्फा कितने से ट्रैवल कर रहा था, 10% से, ठीक है। और अब आ जाओ बीटा की पेनिट्रेशन पावर देखते हैं। बीटा हैज़ द मीडियम पेनिट्रेशन पावर, अल्फा की क्या थी, लोअर। अब मीडियम पेनिट्रेशन पावर है तो ये कार्डबोर्ड या पेपर से स्टॉप नहीं होगा, देखो इट कैन पेनिट्रेट थ्रू पेपर और कार्डबोर्ड, तो इसके लिए हम एक एल्युमिनियम शीट यूज़ करते हैं, ठीक है। बीटा पार्टिकल्स कैन ट्रैवल अ फ्यू मीटर्स इन एयर। अल्फा पार्टिकल्स कितना ट्रैवल कर रहे थे, फ्यू सेंटीमीटर्स, ठीक है। एंड बीटा पार्टिकल्स आर स्मॉलर इन साइज, हेंस इसकी आयोनाइजेशन पावर क्या होगी बच्चों, मीडियम। अल्फा पार्टिकल की क्या थी, मैक्सिमम। अब जब भी बीटा पार्टिकल इमिट होता है किसी पार्टिकल से तो देख लेते हैं क्या इक्वेशन बनेगी। जब भी बीटा पार्टिकल किसी मॉलिक्यूल या न्यूक्लियस से इमिट होता है तो ये जो प्रोटॉन नंबर है इसमें हम +1 कर देते हैं, तो यहाँ पे एंड रिजल्ट क्या आना चाहिए, 21। और प्रोटॉन मास नंबर जो है उसी तरह रहता है, 20 से 21 हम चले गए, ठीक है। दैट इज़ हमने +1 कर दिया इन प्रोटॉन नंबर, और न्यूट्रॉन नंबर को या मास नंबर को वैसे ही रहने दिया, और प्रोडक्ट साइड में हमने एक बीटा पार्टिकल भी दिखा दिया सिंपली, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टिकल, जो कि कौन से, अच्छा चलो ये सवाल भी कर लेते हैं, लेट्स डू दिस सवाल, ठीक है। हमारे पास क्या था, X23084 नाम का एक पेरेंट न्यूक्लियस था, इससे एक अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ, फिर बीटा, फिर बीटा, फिर अल्फा, फिर अल्फा, फिर बीटा। सो लेट्स सी द फाइनल प्रोडक्ट किस तरह की होगी। इनिशियली जब पहले अल्फा इमिट होगा तो 230 में से हम क्या माइनस करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज से मास नंबर से क्या माइनस होता था, 4, नीचे से क्या माइनस होता था, 2, तो क्या हो जाएगा, 22682x बन जाएगा, ठीक है। ये हमने एक अल्फा पार्टिकल कवर कर दिया। अब एक जब बीटा माइनस होगा तो क्या होगा, जब एक बीटा माइनस होगा तो क्या होगा, सिर्फ इसमें 1 ऐड हो जाएगा, 22683x, ठीक है। अब वापस बीटा पार्टिकल माइनस हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वापस +1 हो जाएगा, 22684x, ठीक है।
अब क्या हो रहा है, अब एक अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हो रहा है। अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होता था तो क्या होता था, वी -4 फ्रॉम 2 to 6, 2 to 6 से हम -4 कर देते हैं यार, -4 कर दिया यहाँ पे, और इससे -2 कर देते हैं, तो क्या हो गया 2 2 2 82x। ठीक है, अब वापस अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होगा तो क्या होगा, वापस अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होगा तो -4 एंड -2, तो क्या हो जाएगा 218 80x। ठीक है, अब क्या इमिट होगा, अब बीटा इमिट होगा, बीटा इमिट होगा तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 218 81x। और देखो ये हमारा आंसर सिमिलर आ रहा है टू द इनिशियल सोल्यूशन दैट वाज डन बाय मी, सिमिलर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टिकल्स दैट आर गामा पार्टिकल्स। गामा पार्टिकल्स या गामा रेडिएशंस। तो गामा रेडिएशंस आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो। ठीक है, उसके बाद क्या है, दे नाइदर हैव अ मास नॉर चार्ज। अभी तक अल्फा बीटा में हमने देखा कि उनका चार्ज था और कुछ मास भी था, और ये रिप्रेजेंट किससे होते हैं, 0 0 या इस सिंबल से। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज पॉइंट 4। दे ट्रैवल विद द सेम स्पीड एज द स्पीड ऑफ लाइट। बीटा किससे ट्रैवल कर रहा था, 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। अल्फा किससे ट्रैवल कर रहा था, 10% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, और दे हैव द मैक्सिमम रेंज इन एयर। ठीक है, और इनकी आयोनाइजेशन पावर क्या है, दे हैव ज़ीरो, निग्लेजिबल और ज़ीरो आयोनाइजेशन पावर। लेकिन इनकी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दे हैव मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर। अल्फ़ा की क्या थी, लीस्ट पेनिट्रेशन पावर, दे कुड बी स्टॉप बाय कार्डबोर्ड और पेपर। बीटा की क्या थी, बीटा की थी मीडियम पेनिट्रेशन पावर, तो उसको किससे स्टॉप करते थे, एल्युमिनियम शीट से। गामा की जो है मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर है, तो इसको ना आप कार्डबोर्ड से स्टॉप कर सकते हो, ना पेपर से, ना एल्युमिनियम शीट से। इसके लिए एक थिक लेड शीट चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ इसकी नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, दिस इज़ पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट एंड नेगेटिवली चार्ज मेटल प्लेट, और हमने तीनों टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स को इसके थ्रू करने की कोशिश की है और देखा है कि किस तरह दे आर डिफ्लेक्टेड। गामा वुडंट बी डिफ्लेक्टेड, वाई, क्योंकि इसके ऊपर नाइदर चार्ज है नॉर एनी मास है। ठीक है, एंड बीटा विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है। अल्फा विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है। अब एक और बात जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोट करने वाली, वो ये है कि बीटा जो है वो देख रहे हो ज़्यादा जल्दी डिफ्लेक्ट होकर मेटल प्लेट को हिट कर रहा है कंपेयर टू अल्फा, क्यों, क्योंकि बीटा इज़ लाइटर, हैंस वो ज़्यादा जल्दी डिफ्लेक्ट करके पॉजिटिव प्लेट्स को रीच कर जाएगा, सिंपल। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेफ्टी कंसिडरेशंस व्हाइल हैंडलिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज। ये कुछ सेफ्टी के रूल्स हैं दैट वी फॉलो व्हाइल हैंडलिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि व्हेन अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज नॉट इन यूज, आप उसको किस में रखोगे, एक लेड बॉक्स में रखोगे। अब लेड क्यों यूज़ होता है भाई, लेड जो है वो सारी रेडिएशन को स्टॉप कर देगा। गामा को तो स्टॉप करेगा ही करेगा जिसकी मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर है, अल्फा और बीटा को भी स्टॉप कर लेगा, सिंपल। सेकंड प्रिकॉशन क्या है बच्चों, सेकंड प्रिकॉशन हमारा ये है कि लेट्स मूव दिस डाउन अ बिट। ठीक है, सेकंड प्रिकॉशन हमारा ये है कि द यूज़र और जो पर्सन जो यूज़ कर रहा है ना रेडियो एक्टिव सोर्स को, वो हमेशा सोर्स के बिहाइंड स्टैंड करे। ठीक है, सोर्स के आगे स्टैंड ना करे, हमेशा सोर्स के बिहाइंड स्टैंड करे। ठीक है, यूज़र मस्ट ऑल्सो फॉलो सोर्स हैंडलिंग टूल्स। ठीक है, सोर्स हैंडलिंग टूल्स होनी चाहिए उसके पास। और रेडियो एक्टिव मटीरियल शुड नॉट बी प्लेस क्लोज टू द फूड आइटम्स। ये हमारा फोर्थ प्रिकॉशन है। बेसिकली दीज प्रिकॉशंस यू विल हैव टू रिमेंबर। ठीक है, या जहन में बिठा लो या रिफ्रेश करके कुछ मतलब कर लो, लेकिन यू विल हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, रेडियो एक्टिव सोर्स मस्ट नॉट बी पॉइंटेड टूवर्ड्स एनीवन्स आई, सिंपल। ठीक है, व्हेन अ रेडियो एक्टिव सोर्स इज़ टू बी डिस्पोज, जब भी रेडियो एक्टिव सोर्स का काम खत्म हो जाता है और इसको डिस्पोज किया जाता है, इसको एक लेड कंटेनर में डिस्पोज किया जाता है, सिंपल। ठीक है, और बरीड अंडरग्राउंड करते हैं इसको डिस्पोज करने के लिए, सिंपल। अब हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस भी पढ़ लिए रेडियो एक्टिव सोर्सेज के। अब पढ़ते हैं इसके यूजेस। रेडियो एक्टिव सोर्सेज के हमारे सिलेबस में बेसिकली 3 यूजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल यूजेज, इट इज़ यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन पर्पजेज। ठीक है, एज, और यहाँ पे मैंने बता भी दिया है कि किस तरह यूज़ होंगे, कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज जो हैं वो कोबाल्ट, जैसे कि कोबाल्ट जो है वो गामा रेज इमिट करता है, दैट इज़ यूज टू किल कैंसरस सेल एंड स्टेरिलाइज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है,
अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पे, दैट इज़ सेकंड यूज़ क्या है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का, इंडस्ट्रियल यूज़ है। दे आर यूज टू चेक लीकेजेस इन पाइप, ठीक है, यहाँ से आप पिंक वाले डॉट्स जो है वो रेडियो एक्टिव सोर्सेज डालोगे, और अगर ऑरेंज वाले डॉट्स जो हैं अगर पाइप के दूसरे साइड पे आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस मिल जाते हैं थ्रू डिटेक्टर, दिस मीन्स देयर इज़ अ लीकेज इनसाइड। इसमें लीकेज इनसाइड आप बेसिकली इस तरह देखते हो, अगर मैं सिंपल लफ्ज़ों में आपको बताऊँ तो पाइप के अंदर आप रेडियो एक्टिव सोर्सेज छोड़ते हो थोड़ी सी, एंड इफ़ ऑन द अदर साइड यू फाइंड द रेडियो एक्टिव सोर्सेज सच एज द ऑरेंज बॉल्स वे आर द डिटेक्टर, मतलब आप अगली साइड पे जो है पाइप के एक डिटेक्टर लगाते हो और रेडियो एक्टिव सोर्सेज फाइंड करते हो, तो दिस मीन्स देयर आर लीकेजेस इन पाइप। थर्ड टाइप ऑफ यूज़ क्या है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज का, थर्ड टाइप ऑफ यूज़ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज का ये है कि दे आर यूज टू डिटेक्ट द थिकनेस ऑफ मेटल। अब अगर हमारी मेटल की शीट दैट इज़ दिस वन अगर बहुत थिक होगी, मतलब इसकी थिकनेस वुड बी ग्रेटर, ठीक है, तो यहाँ पे डिटेक्टर पे जो रीडिंग आएगी ना दैट वुड बी लोअर, रीडिंग लोअर। हाउएवर अगर थिकनेस कम होगी बच्चों तो क्या होगा, रीडिंग हायर होगी, थिकनेस कम होगी तो रीडिंग हायर होगी। तो इस तरह हम डिज़ाइन कर सकते हैं एन एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द मेटल शीट्स, और ये एक यूज़ भी है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का, ठीक है। अब कौन कौन से टाइप्स ऑफ डिटेक्टर जो हैं वो ये वाला जो डिटेक्टर है दैट इज़ दिस वाला, ये कौन कौन से डिटेक्टर्स हम यूज़ करते हैं इन रेडियो एक्टिविटी। दो तरह के डिटेक्टर्स होते हैं बच्चों, क्लाउड चेम्बर डिटेक्टर्स एंड जीएम ट्यूब डिटेक्टर्स। जीएम ट्यूब का फुल फॉर्म होता है गाइगर मुलर ट्यूब्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है गाइगर मुलर ट्यूब्स की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, ठीक है। गाइगर मुलर ट्यूब्स बनती किस तरह है, सपोज करो ये आपका सोर्स है इन अ लेड बॉक्स, दिस इज अ सोर्स इन अ लेड बॉक्स, ये एक गाइगर मुलर ट्यूब है और दिस कलेक्ट्स रेडिएशन एंड डायरेक्ट्स देम टू अ काउंटर, ठीक है, और काउंटर पे ये एक स्क्रीन लगी हुई है जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि कितनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज आ रही हैं, और एक टाइमर लगा हुआ है विच सेट्स द सेटिंग के, लेट सपोज आपकी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आ रही हैं, लेट सपोज 1200 आ रही हैं, ठीक है। अब टाइमर क्या करेगा कि टाइमर विल अलाउ यू टू गिव के ये 1200 जो रेडिएशंस आ रही हैं वो पर मिनट आ रही हैं, पर 5 मिनट आ रही हैं, ठीक है, पर 30 मिनट आ रही हैं, टाइमर आपको ये बताएगा, ठीक है। सो इफ़ यू सेट दिस टाइमर एट 1 मिनट और आपकी रीडिंग यहाँ पर 1200 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 मिनट में 1200 रीडिंग्स आ रही हैं, सिंपल, ठीक है। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ द टाइमर। लेट्स रिपीट इट। टाइमर का यूज़ क्या है, टाइमर का यूज़ ये है बेसिकली कि टाइमर पे जो आप टाइम सेट करोगे उस टाइम में कितनी रेडिएशन आएंगी वो आपको इस स्क्रीन पे दिखेंगी। सपोज करो मैंने टाइम जो है 1 मिनट पे सेट किया हुआ है तो 1200 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 1 मिनट में 1200 रेडिएशन जो है वो गाइगर मुलर ट्यूब कलेक्ट कर रही है, सिंपल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी की हुई है यही बात। Looking at the counter, we can conclude that the radioactive source in front of the GM tube produces 1200 radiations per minute. अब पर मिनट वाली बात कहाँ से आई, पर मिनट वाली बात टाइमर से आई। अगर यहाँ पे टाइमर जो है लेट सपोज लेट मी मार्क इट इन पिंक, ये 5 मिनट्स पे होता और रीडिंग यहाँ पे 6000 होती, तो क्या कहते हैं हम 6000 रेडिएशंस पर 5 मिनट्स, और फिर इसको 1 मिनट के लिए निकाल लेते, दैट वुड बी इक्वल टू 1200 रेडिएशंस पर मिनट, सिंपल। टाइमर का इसमें सिर्फ ये काम होता है कि इट गिव्स यू अ टाइम अराउंड विच कितनी रेडिएशंस आई हैं, ठीक है। मिनट पे रखा है तो वो बताएगा कितने मिनट में रेडिएशंस आई हैं इतनी, और 5 मिनट पे रखा है तो वो बताएगा कितने 5 मिनट में कितनी रेडिएशन आई हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ काउंट रेट। अब काउंट रेट क्या होता है, काउंट रेट इज बेसिकली द नंबर ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस बाय अ रेडियो एक्टिव सोर्स इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, सिंपल, ठीक है। When a GM tube is connected to a counter, it is used to measure the count rate inside a radioactive substance. Simple, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे 1200 की रीडिंग निकाली थी ना बच्चों, दिस इज़ द काउंट रेट, सिंपल, ठीक है। ओके, अब आ जाओ GM ट्यूब प्लस काउंटर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। दिस डिवाइस GM ट्यूब इज ऑल्सो यूजफुल इन इन्फॉर्मिंग विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज इमिटेड बाय द सोर्स, ठीक है। अब हम GM ट्यूब और काउंटर को यूज़ करके देखेंगे कि कौन सी टाइप ऑफ रेडिएशन जो है वो सोर्स इमिट कर रहा है। कितने टाइप की रेडिएशन होती हैं, 3। तो अब ये अरेंजमेंट यूज़ करके हम देखेंगे कि कौन सी इन तीनों में से, जो कि कौन कौन सी होती थी, अल्फ़ा,
गामा बीटा एंड गामा में से कौन सी रेडिएशन जो है वो सोर्स इमिट कर रहा है बाय यूजिंग गाइगर मुलर ट्यूब एंड द काउंटर, ठीक है। अब लेट सपोज ये आपका सोर्स है, दिस पिंक वन इज योर सोर्स, ठीक है, दिस इज योर सोर्स। अब सोर्स कुछ इमिट कर रहा होगा रेडियो एक्टिव रेडिएशन, और इनिशियली लेट सपोज वी डोंट हैव दिस पेपर इन बिटवीन, ठीक है। तो क्या होगा, जब सोर्स डायरेक्टली इमिट कर रहा होगा टुवर्ड द गाइगर मुलर ट्यूब तो एक रीडिंग आ रही होगी 1200 की, ठीक है। बट देन व्हेन यू प्लेस द पेपर इन बिटवीन द गाइगर मुलर ट्यूब एंड द सोर्स, तो क्या आपने देखा, आपने ये ऑब्जर्व किया कि रीडिंग जो है वो 1200 से गिर के क्या हो गई है, 0। तो आपके पेपर ने सारी रेडियो एक्टिव सोर्सेज को स्टॉप कर दिया है। तो कौन सी ऐसी रेडिएशन थी जो पेपर से स्टॉप हो जाती थी, अल्फा पार्टिकल। तो द सोर्स ओनली कंटेन्स अल्फा पार्टिकल्स, देखो यहाँ पे कंक्लूजन पे भी मैंने लिखा हुआ है अल्फा पार्टिकल्स कैन बी स्टॉप बाय वेपर, हेंस द सोर्स कंटेन्स ओनली अल्फा पार्टिकल्स। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इनिशियली जब नो बैरियर था तब आपका काउंटर रेट क्या था, 1200। विथ पेपर आपका काउंटर रेट क्या रहा, 1200। इसका मतलब क्या हुआ कि नो अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि अगर अल्फा होते तो पेपर से रुक जाते, काउंटर रेट में डिक्रीज आ जाता। लेकिन विद एल्यूमिनियम आपका काउंटर रेट गिर गया। तो इसका मतलब क्या है कि एल्युमिनियम कौन से पार्टिकल्स रोकता है, बीटा पार्टिकल्स। और एल्युमिनियम जब आपने बीच में लगाया बिटवीन द सोर्स एंड द गाइगर मुलर ट्यूब तो आपका काउंटर रेट गिर गया। इसका मतलब क्या है कि देयर आर बीटा पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सोर्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। अब जब आपने लेड के साथ लेड प्लेस किया इन बिटवीन द सोर्स एंड द गाइगर मुलर ट्यूब तो आपका काउंटर रेट 0 पे आ गया। तो व्हाट डज दिस मीन, जो आपका सोर्स है उसमें गामा पार्टिकल भी प्रेजेंट है, तो हेंस आपकी रीडिंग 0 हो जाती है, सिंपल, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, अल्फा नॉट प्रेजेंट। क्यों नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि जब आपने पेपर लगाया बीच में तो 1200 की 1200 ही रीडिंग रही, ठीक है। जब पेपर लगाया तो 1200 से 1200 ही रही। लेकिन जब आपने एल्युमिनियम लगाया तब रीडिंग गिरी, और लेड लगाया तब भी रीडिंग 0 पे आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि बीटा एंड गामा वर प्रेजेंट एंड अल्फा वर प्रेजेंट, ठीक है। अब आ जाओ एक और एग्जाम्पल पे। अब इसमें जब हमारे पास नो बैरियर था तब हमारी रीडिंग क्या थी, 3200। जब पेपर लगाया तो रीडिंग गिर गई, इसका मतलब क्या है, अल्फा प्रेजेंट है। जब हमने एल्युमिनियम लगाया तो रीडिंग वापस गिर गई, इसका मतलब बीटा प्रेजेंट है। जब हमने लेड लगाया तब भी रीडिंग गिर गई, इसका मतलब ऑल 3 आर प्रेजेंट। गामा भी प्रेजेंट है, अल्फा भी प्रेजेंट है, और बीटा भी प्रेजेंट है। सो लेट्स लुक एट द कंक्लूजन, ऑल 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस आर प्रेजेंट, सिंपल, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल पे। जब नो बैरियर था तो रीडिंग 4300 थी। जब विद पेपर के साथ हमने किया तो वही रीडिंग रही, नो अल्फा। जब एल्युमिनियम के साथ किया तब भी वही रीडिंग थी, नो बीटा। जब लेड के साथ किया तो रीडिंग 0 हो गई। तो इसका मतलब गामा आर प्रेजेंट। गामा का सिंबल मैंने गलत मार्क कर दिया है और आप लोगों ने नोटिस भी नहीं किया। लेट मी रीइंस्टेट दिस अगेन एंड मार्क इट हेयर, ठीक है। दिस इज द गामा का सिंबल प्रेजेंट, ठीक है। कंक्लूजन में क्या लिखा है, ओनली गामा प्रेजेंट बिकॉज नो ड्रॉप विद पेपर एंड एल्युमिनियम विच कन्फर्म्स नो अल्फा एंड बीटा, सिंपल, ठीक है। अब आ जाओ, अच्छा इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं कभी कभार, दे डायरेक्टली प्लेस लेड, ठीक है। नो बैरियर की रीडिंग लेते हैं उसके बाद डायरेक्टली लेड प्लेस कर देते हैं। सो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि अगर डायरेक्टली आप लेड प्लेस करोगे तो ऑब्वियस ही बात है सारी रेडिएशन रुक जाएंगी और 0 की रीडिंग आ जाएगी। बट इट वुडंट टेल यू कि अल्फा प्रेजेंट थी, गामा प्रेजेंट थी या बीटा प्रेजेंट थी, ठीक है। सो नेवर प्लेस लेड फर्स्ट, हमेशा पेपर से शुरू करो, फिर एल्युमिनियम प्लेस करो, फिर लेड प्लेस करो, ठीक है। अब आ जाओ हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, व्हाट इज़ बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशन वो रेडिएशन होती हैं जो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट होती हैं विदाउट द रेडियो एक्टिव सोर्स, ठीक है। नेचर में ऑलरेडी भी कुछ बैकग्राउंड रेडिएशन प्रेजेंट होती हैं दैट आर सेपरेट फ्रॉम द एक्चुअल सोर्स, ठीक है। और वो क्या, वो बहुत स्मॉल वॉल्यूम्स में होती हैं और उनका काउंटर रेट 20 to 30 पर मिनट होता है, ठीक है। बैकग्राउंड रेडिएशंस की सोर्सेज क्या हैं, कॉस्मिक रेज फ्रॉम सन, नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, ग्रेनाइट, न्यूक्लियर फेलियर्स, अनस्टेबल आइसोटोप्स, लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो बी अ सोर्स, ठीक है।
बेसिकली ये सारे आपके सोर्सेज हैं फॉर बैकग्राउंड रेडिएशन, ये आपको थोड़े बहुत याद होने चाहिए, 2-3 कभी कभार एग्जाम में आ सकते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड रेडिएशन को आप एडजस्ट किस तरह करोगे अपने आंसर में? बिफोर कैलकुलेटिंग द रीडिंग ऑफ योर सोर्स विद द जीएम ट्यूब, सबसे पहले आप क्या करोगे? बैकग्राउंड रेडिएशन कैलकुलेट करोगे। वो किस तरह होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो अपनी सोर्स होती है दैट इज एनी रेडियो एक्टिव पार्टिकल, आप इसको हटा देते हो फ्रॉम द जीएम ट्यूब की फ्रंट वाली साइड से एंड जस्ट कैलकुलेट द रीडिंग्स ऑफ द बैकग्राउंड रेडिएशन। ठीक है, लेट सपोज आपकी 20 आई। फिर आपने क्या किया? फिर आपने जाके गाइगर मुलर ट्यूब के आगे ये सोर्स प्लेस कर दी, सिंपल, और उसके बाद एक रीडिंग ले ली दैट इज इक्वल टू 770। अब ये जो रीडिंग आई है दिस इंक्लूड्स बैकग्राउंड रेडिएशन प्लस दिस सोर्स की रीडिंग विच इज़ नॉट एक्यूरेट, क्योंकि हमें तो सिर्फ सोर्स की चाहिए। तो आप सिर्फ सोर्स की कैसे निकालोगे? आपने फर्स्ट स्टेप में क्या निकाली थी? बैकग्राउंड रेडिएशन। सेकंड में क्या निकाली है? बैकग्राउंड प्लस सोर्स। तो फर्स्ट स्टेप में जो बैकग्राउंड निकाली थी, अगर वो यहाँ पे आके माइनस कर दोगे तो आपके पास सिर्फ सोर्स की रीडिंग आ जाएगी, सिंपल। लेट्स सी व्हाट वी आर डूइंग इन द थर्ड स्टेप। Subtract the background radiation from the final reading to obtain the actual count rate from the radioactive source. Simple. बैकग्राउंड रीडिंग क्या थी? 20। टोटल क्या थी आपकी? 770। टोटल में से बैकग्राउंड माइनस कर दी तो एक्चुअल रीडिंग ऑफ द रेडियो एक्टिव सोर्स आ गई। और इस एक्सपेरिमेंट को आप वापस रिपीट करोगे एंड विल एवरेज आउट द रीडिंग्स टू गेट अ मोर एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाई इज रेडियो एक्टिविटी अ रैंडम प्रोसेस। कभी कभार जो है एग्जामिनर आपको कह देगा कि यार रेडियो एक्टिविटी रैंडम प्रोसेस क्यों है, ठीक है, तो आप उसको सिर्फ जवाब में ये 2-3 लाइनें लिख दोगे। सिंस रेडियो एक्टिविटी इज अ नेचुरली अकरिंग प्रोसेस, hence it is difficult to predict exactly how many radiations will be emitted at a particular time, ठीक है, and in which direction। तो आपने बेसिकली एग्जामिनर को ये बताना है कि भाई रेडियो एक्टिविटी इसलिए रैंडम प्रोसेस है बिकॉज इट इज़ नेचुरली अकरिंग एंड हेंस इसी वजह से आप हर पॉइंट पे और एट हर मिनट आप रेडियो एक्टिविटी की ना डायरेक्शन बता सकते हो नॉर द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट विल बी इमिटेड एट अ सर्टेन टाइम। ठीक है, सिंपल सी बात है। नाउ हाउ कैन यू वेरीफाई दैट द रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस इज रैंडम? सिंपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे? एक गाइगर मुलर ट्यूब लोगे और बैकग्राउंड रेडिएशन मेजर कर लोगे। बैकग्राउंड रेडिएशन क्या आ गए? 30 मिनट्स पर सेकेंड। फिर एक रेडियो एक्टिविटी का सोर्स लोगे, गाइगर मुलर ट्यूब के आगे रखोगे एंड यू विल रिकॉर्ड सेवरल रीडिंग्स लाइक दिस। 6 रीडिंग्स आ गई हमारे पास। लेकिन इन सारी रीडिंग्स में एक मसला है, दीज आर द सोर्स रीडिंग प्लस बैकग्राउंड रेडिएशन रीडिंग। ठीक है, अब हमारे पास जो इनिशियली फर्स्ट स्टेप में बैकग्राउंड रेडिएशन आई थी वो क्या आई थी? 30। वो अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल सोर्स की रीडिंग आ जाएगी। तो लेट्स सब्ट्रैक्ट द बैकग्राउंड रेडिएशन फ्रॉम ईच ऑफ द ऑब्जर्व रीडिंग्स टू गेट द एक्चुअल रीडिंग। तो आ गई हमारे पास एक्चुअल रीडिंग्स। नाउ यू कैन सी दैट हर रीडिंग जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, 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 दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। So what does this tell us? This tell us that radioactivity is a random process. And why is it a random process? Because it is a naturally occurring process. Now let's come on to the concept of half-life. Half-life basically वो time है जब आपकी radioactive source की count rate, जो हम गाइगर मुलर ट्यूब से count rate measure करते हैं ना बच्चों, वो count rate half हो जाए, उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। सिंपल। हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ वो टाइम है जिस टाइम में आपकी रेडियो एक्टिव सोर्स की काउंट रेट मतलब क्या है? रेडिएशंस पर मिनट या रेडिएशंस पर 5 मिनट, रेडिएशन पर सेकंड, दैट हाफ्स, उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, लेट सपोज इनिशियल काउंट रेट आपका 1600 था, अब हमारी हाफ लाइफ 15 डेज है, तो 15 डेज के बाद क्या होगा? आपका काउंट रेट हो जाएगा 800। उसके और 15 डेज के बाद क्या होगा? आपका काउंट रेट हो जाएगा 400। उसके और 15 डेज के बाद क्या होगा? आपका काउंट रेट हो जाएगा 200। सिंपल। तो ये देखो यहाँ पे मैंने ये किया हुआ भी है एग्जाम्पल में कि 100, 200, 50, 25 सिंपल। एंड द पैटर्न कंटिन्यूज अंटिल व्हाट? अंटिल रेडिएशन या काउंट रेट बिकम 0। और रेडिएशन 0 हो जाएंगी तो आपका क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस स्टेबल हो जाएगा। सिंपल। अब हाफ लाइफ का कर्व भी देख लेते हैं एक दफ़ा। ये देखो यहाँ हाफ लाइफ में ये काउंट रेट्स लगे हुए हैं यहाँ पे सारे, और ये 15 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 75 डेज। सो दिस इज़ अ कर्व बेसिकली। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती, कर्व होती है। ठीक है, दिस इज़ द काउंट रेट ऑन द वाई एक्सिस,
लेट मी मार्क इट हियर, दिस इज़ द वाई एक्सेस पे काउंट रेट, यहाँ पे टाइम आया वैसा ही है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक? एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट हाफ लाइफ। किस तरह कैलकुलेट करोगे अगर किसी सब्सटेंस की आपको हाफ लाइफ नहीं पता, ठीक है, और हमें सिर्फ ये पता है कि उसकी हाफ लाइफ जो है ना उस सब्सटेंस की क्लोज टू 1 आवर है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमें बेसिकली निकालनी है एग्जैक्ट हाफ लाइफ, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस जिसका हमें पता है कि उसकी हाफ लाइफ क्लोज टू 1 आवर है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता। तो किस तरह निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा रेडियो एक्टिव के किसी भी सवाल में आप क्या करते हो, बैकग्राउंड रेडिएशन नोट कर लेते हो, वो आपने नोट कर ली, दैट इज़ 20 काउंट्स पर मिनट। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद सोर्स को गाइगर मुलर ट्यूब के फ्रंट में प्लेस करोगे एंड विल रिकॉर्ड 5 to 6 रीडिंग्स विद एन इंटरवल ऑफ 50 मिनट्स, ठीक है। ये सारी रीडिंग्स आपने रिकॉर्ड कर ली, लेकिन इन रीडिंग्स के साथ फिर से कोई मसला है। ये क्या है? ये सोर्स प्लस बैकग्राउंड रेडिएशन की रीडिंग्स हैं विच आर नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेट के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हम इससे बैकग्राउंड रेडिएशन माइनस कर देंगे जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, दैट इज़ 20। तो बैकग्राउंड रेडिएशन माइनस करने के बाद हमारे पास एक और टेबल आ गया और उस टेबल से हमने एक चार्ट बना लिया सिंपली। अब उस चार्ट में जाके हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इनिशियल रीडिंग क्या थी 780। अब अगर हाफ होना है इस रीडिंग को, दैट इज़ हाफ होना है इस रीडिंग को, दैट इज़ 390 होना है, तो कितना टाइम लगेगा वो हम चार्ट से देख लेते हैं। 390 रीडिंग पे हमारा टाइम क्या आ रहा है? 55 मिनट्स। तो हमारी हाफ लाइफ क्या हो गई? 55 मिनट्स। तो दिस इज़ अ सिंपल वे टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस जिसका आपको पता है कि उसकी हाफ लाइफ अराउंड 1 आवर है, ठीक है। डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ओनली इमिट्स गामा रेज। अब ये किस तरह करोगे आप? बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, हर रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट की तरह फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड रेडिएशन मेजर कर लोगे। उसके बाद क्या करोगे? सोर्स को प्लेस करोगे इन फ्रंट ऑफ काउंटर। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद यू विल प्लेस अ पेपर इन फ्रंट ऑफ द सोर्स एंड द GM ट्यूब, ठीक है, प्लेस अ पेपर। फिर आप क्या नोटिस करोगे? देयर वुड बी नो फॉल इन द काउंटर रेट, सिंपल, क्योंकि गामा रेज वुडेंट बी स्टॉप बाय पेपर। सेकेंडली क्या करोगे? एल्युमिनियम प्लेस करोगे बिटवीन सोर्स एंड द GM ट्यूब। फिर आप क्या नोटिस करोगे? देयर विल बी नो फॉल इन द काउंटर रेट। हेंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि गामा रेज कांट बी स्टॉप बाय एल्युमिनियम, ओनली बीटा रेज कैन बी स्टॉप। फिर आप क्या प्लेस करोगे? लेड। जब आप लेड प्लेस करोगे तो ऑल द काउंट रेट विल बिकम टू 0, या बैकग्राउंड की जो वैल्यू होगी उस पर आ जाएगा, ठीक है। और वो आपको किस तरह पता चलेगा कि बैकग्राउंड की क्या वैल्यू है? फर्स्टली यू हैव कैलकुलेट द बैकग्राउंड वैल्यू इन द फर्स्ट स्टेप, सिंपल, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। रेडियो एक्टिव सोर्स हैज़ अ half life of 6 hours. Calculate the time for the half life to reduce to 1/6 of its value, ठीक है, कर लेते हैं। फर्स्टली वैल्यू क्या होगी? लेट सपोज कर लेते हैं कि इनिशियल वैल्यू x है, हाफ लाइफ हुई 1/2x हुई, हाफ लाइफ फिर हुई, फिर 1/2x हो गई, फिर 1/4x हो गई, सॉरी, फिर से हाफ लाइफ हुई 1/8x हो गई, फिर से हाफ लाइफ हुई 1/16x हो गई। तो कितनी हाफ लाइफ लगी हमें? 4, और एक हाफ लाइफ के कितने आवर्स हैं? 6, तो टोटल कितने आवर्स हो गए? 24. Now you can do this second question on your own. This is your homework. Now let's move on to our next topic, which is, this is also a homework for you guys. This is pretty easy, ठीक है। Now let's move on to our next topic, that is nuclear reactions. Now there are two types of nuclear reaction, fission and fusion. First of all fission को पढ़ेंगे हम, उसके बाद fusion को पढ़ लेंगे, ठीक है। फिजन क्या होता है? फिजन बेसिकली होता है ब्रेकिंग अप ऑफ लार्ज न्यूक्लियसेस सच एज यूरेनियम इनटू स्मॉलर न्यूक्लियसेस सच एज क्रिप्टॉन एंड बेरियम, ठीक है। इसमें प्रोसेस में आपके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज होती है एंड दिस इज़ द बेसिक पर्पज़ ऑफ फिजन, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू हाउ डज अ फिजन रिएक्शन अकर, ठीक है। यहाँ पे ये फिजन होगा, दिस इज इन फ्यूजन, ठीक है। सो फिजन अकर करने के लिए हम क्या करते हैं? एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जो है फायर करते हैं एट अ यूरेनियम न्यूक्लियस। इससे होता यह है कि यूरेनियम न्यूक्लियस बिकम्स अनस्टेबल एंड ब्रेक्स डाउन टू 2 स्टेबल न्यूक्लियसेस दैट आर क्रिप्टॉन एंड बेरियम। इन प्रोसेस वो 3 न्यूट्रॉन्स और रिलीज करता है और एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। अब फिजन रिएक्शन की इक्वेशन भी देख लेते हैं यार। न्यूट्रॉन प्लस यूरेनियम इज इक्वल टू क्रिप्टॉन प्लस बेरियम प्लस 3 न्यूट्रॉन्स प्लस एनर्जी। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन्स है ना, दिस हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस।
ये 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो आगे रिएक्शन कंटिन्यू करने के लिए यूज़ होंगे। देखो यहाँ पे ये जो न्यूट्रॉन यूज़ हुआ है ना, वो ही यहाँ पे ये जो 3 न्यूट्रॉन है ना, वो ये बेसिकली इन 3 न्यूट्रॉन्स में से कोई एक न्यूट्रॉन विल अगेन कंबाइन विद अ यूरेनियम एंड कंटिन्यू द प्रोसेस। ठीक है, ये तीनों के तीनों न्यूट्रॉन्स यहाँ पे वापस न्यूट्रॉन ये एंड दिस वन एज वेल। ठीक है, ये तीनों जो हैं, तीनों न्यूट्रॉन्स विल कंबाइन विद 3 अदर यूरेनियम एटम्स एंड विल कंटिन्यू द रिएक्शन, इसलिए हम इसे चेन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इन एनी स्टेज जब भी आपको न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन रोकना होता है तो आप क्या करते हो, बोरॉन रॉड्स का यूज़ करते हो। और बोरॉन रॉड्स कहाँ प्लेस करते हो, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर टू स्टॉप द रिएक्शन। ठीक है, ये भी याद रखो, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट and there is a movie on it as well if you want to watch it, Chernobyl. It will explain to you the nuclear fission reactions quite amazingly. ठीक है, do watch it, it is a must watch. तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स, आप कभी भी आपको न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन रोकना होता है तो आप क्या करते हो, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बोरॉन रॉड्स पुश इन करते हो। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। ठीक है, ऑल्सो वन मोर थिंग टू रिमेंबर हियर इज दैट जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं ना, क्रिप्टॉन और बेरियम के एलिमेंट्स दैट आर हाईली रेडियो एक्टिव, और उसको आपको डिस्पोज ऑफ करना होता है। और डिस्पोज ऑफ किस तरह करते हो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को, लेड बॉक्स में बंद करते हो और अंडरग्राउंड बरी कर देते हो। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। ठीक है, हाउ डू वी यूज़ दिस एनर्जी फॉर, व्हाट डू वी यूज़ दिस एनर्जी फॉर। बेसिकली जो न्यूक्लियर फिजन के रिएक्शन में यहाँ पे एनर्जी आई है आपके पास, ये 3 न्यूट्रॉन के साथ जो एनर्जी आई है उसको आप यूज़ किस तरह करते हो। बेसिकली ये एनर्जी यूज़ होती है पावर प्लांट्स में टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। ठीक है, और ये जो स्टीम होती है दैट इज़ यूज टू टर्न द टर्बाइंस, और टर्बाइंस आर इंटरनली कनेक्टेड टू अ जनरेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये मैंने यहाँ पे नोट्स में भी लिखा हुआ है, यू कैन रीड इट इन योर फ्री टाइम, सिंपल। ठीक है, नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। अब यहाँ पे आपके पास एक यूरेनियम का एटम है या न्यूक्लियस कह सकते हो, एंड आपके पास एक न्यूट्रॉन हिट कर रहा है, क्रिप्टॉन है, बेरियम है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द टर्म्स A and B. Let me mark them with black. ठीक है, A and B फाइंड करना है। A ये है, B ये। किस तरह फाइंड करोगे, A आप इस तरह फाइंड करोगे कि सम ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑन द राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोटॉन्स नंबर क्या है, 0 + 92। राइट हैंड साइड पे प्रोटॉन्स नंबर क्या है, A + 56 प्लस ये क्या है, 3 × 0 वुड बी 0। तो A क्या आ जाएगा, A वुड बी 92 - 56। ठीक है, क्या होगा, A का आंसर 36। ठीक है, B आप किस तरह कैलकुलेट करोगे, B भी सिमिलर प्रोसेस होगा, लेकिन B में आप क्या करोगे, B में आप सम ऑफ मास नंबर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वुड बी इक्वल टू सम ऑफ मास नंबर्स ऑन द राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मास नंबर्स हैं, 1 + 236 इज इक्वल टू 90 + B + 3। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 237 - 93 वुड बी इक्वल टू B। तो B का क्या आंसर आएगा बच्चों, 144, सिंपल। और यही वर्किंग मैंने आपके लिए नोट्स में भी करके रखी है, सो यू कैन डाउनलोड दीज नोट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड गो थ्रू इट व्हेन यू आर फ्री। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस पे, दैट आर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। न्यूक्लियर फ्यूजन बेसिकली होते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ फिजन। फिजन में हम क्या कर रहे थे, एक बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे थे इनटू स्मॉलर। यहाँ पे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल। और बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन में सबसे जो इम्पॉर्टेंट या हाईली मतलब स्टडीड जो टॉपिक है या रिएक्शन है वो है 2 हाइड्रोजन आइसोटोप्स की मर्जिंग का रिएक्शन। ठीक है, इसमें ये होता है कि बेसिकली आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, H11, H21, H31। तो फ्यूजन रिएक्शन जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसमें हाइड्रोजन के हम 2 आइसोटोप्स लेते हैं, ड्यूट्रियम 21H एंड ट्राइट्रियम दैट इज 31H, और उनको कंबाइन करके एक हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं। इसकी वजह से हमारे पास 2 और चीज़ें आती हैं, न्यूट्रॉन और एनर्जी। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज मोस्ट कॉमन इन सन की कोर। ठीक है, दैट्स वाई दैट इज़ टू हॉट, इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये देखो, फ्यूजन इज़ डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म। अच्छा, एंड दिस रिएक्शन इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म। वाई, क्योंकि जब आप 2 पार्टिकल्स को करीब लाओगे, लेट्स सपोज दिस इज H21 एंड दिस इज H31,
इनकी कोर्स में क्या होगा, एक एक प्रोटॉन होगा, और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। जब भी आप पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को या लाइक चार्जेस को एक दूसरे के करीब लाते हो तो दे रिपेल ईच अदर, हेंस हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड टू फ्यूज देम टुगेदर। सिंपल, यहाँ पे मैंने चीज़ें भी लिखी हुई हैं सारी, ठीक है। नाउ लेट्स, यहाँ पे मैंने आपकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, वाई डू वी नीड provide energy for fusion. Simple, since proton are positively charged, hence when we try to fuse the two nuclei together, like charges repel each other, and hence fusion requires more energy than more energy to recover the repulsive forces. Simple, ठीक है। differences between fission and fusion क्या होंगे, fusion requires more energy as compared to fission, ठीक है। क्यों, क्योंकि फ्यूजन में हम लाइक चार्जेस को एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ कर रहे हैं। फ्यूजन ऑल्सो रिलीजेज मोर एनर्जी, अगर फ्यूजन एनर्जी ज़्यादा ले रहा है तो वो रिलीज़ भी ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। और फ्यूजन ऑल्सो इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन वेयर एज फिजन इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है कि एक दूसरे के रिवर्स रिएक्शन है। फिजन क्या होता है, चेन रिएक्शन होता है। फिजन में जो 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं दे कंटिन्यू द रिएक्शन फर्दर, लेकिन फ्यूजन में ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट्स ऑफ फिजन आर रेडियो एक्टिव वेयर एज फ्यूजन प्रोडक्ट्स आर नॉट रेडियो एक्टिव। सिंपल, ठीक है। वेयर डज फ्यूजन अकर्स, ये हमने पहले भी बात की है। वेयर डज फ्यूजन अकर्स, फ्यूजन अकर्स मोस्टली इन द सन्स कोर वेयर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन 3 1 and 2 1 कंबाइन टू फॉर्म हीलियम एंड एनर्जी, ठीक है। हाउ आर स्टार्स फॉर्म, ठीक है, ये भी कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है एग्जाम में कि हाउ आर स्टार फॉर्म, तो यू राइट दिस 3 स्टेप प्रोसेस। क्या है 3 स्टेप प्रोसेस यार, 3 स्टेप प्रोसेस ये है कि द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, डस्ट पार्टिकल्स एंड ऐश in the outer space come close together due to gravitational force of attraction, ठीक है, makes sense। when they get close together they start colliding with each other, ठीक है। this causes an increase in the temperature, जब temperature increase होगा तो क्या होगा, kinetic energy increase हो जाएगी, और kinetic energy would be used to overcome the repulsive forces, और जब repulsive forces overcome हो जाएंगी तो they will merge according to fusion reaction and form stars। सिंपल, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, यू कैन गो थ्रू इट। पॉसिबली कोशिश करोगे इसको रीफ्रेस करके लिखने की कोशिश करो इन एग्जामिनेशन, क्योंकि इतना ज़्यादा रट्टा नहीं मारा जाएगा, ठीक है। हाउ कैन वी डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, सो येस दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ रेडियो एक्टिविटी, और इसमें हम ये देखेंगे कि हाउ डिड वी डिस्कवर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूजिंग द गाइगर मुलर ट्यूब, ठीक है। सो लेट्स सी एन एक्सपेरिमेंट दैट वी परफॉर्म। हमने क्या किया, हमने एक सोर्स लिया जो रेडियो एक्टिव था, और गोल्ड फॉयल के थ्रू वो रेडियो एक्टिव रेस पास करवाई, और जीएम ट्यूब ने जो है वो रेडियो एक्टिव रेस कलेक्ट की। सो व्हाट डिड वी ऑब्जर्व, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी ये थी कि जब हमने गोल्ड फॉयल रखा यहाँ पे और रेडियो एक्टिव रेस को पास कराया तो काउंट रेट जो है वो बहुत कम जो है वो डिक्रीज किया विद एंड विदाउट गोल्ड फॉयल। सो व्हाट डिड दैट टेल अस, दिस टोल्ड अस दैट एटम हैज़ वेरी लार्ज एंड एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है। अच्छा, और इफ़ यू वांट टू गो थ्रू द समरी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, तो दिस एक्सपेरिमेंट की कंक्लूजन मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दी है। तो ये 3 कंक्लूजन्स हम देखेंगे बारी बारी। फर्स्ट कंक्लूजन देख रहे हैं हम, एटम हैज़ वेरी लार्ज एंड एम्प्टी स्पेसेस। ये किस तरह पता चला, ठीक है। द काउंटर रिकॉर्डेड अ वेरी हाई रीडिंग इन द पोजिशन, ठीक है। काउंटर में यहाँ पे जब गोल्ड फॉयल आपने प्लेस की और हटा भी दी तब भी दोनों में रीडिंग का फ़र्क बहुत कम आया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि एटम्स या अल्फा पार्टिकल्स pass through the gold foil to reach the GM tube. Most of the alpha particles pass through the gold foil to reach the GM tube. इससे हमें ये पता चल रहा है, ठीक है। अब अगर most of the alpha particles pass through the GM tube, तो हमें ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि atoms have large empty spaces. तभी तो इतने ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल एंड रीच द जीएम ट्यूब। फर्स्ट कंक्लूजन हमारी निकली क्या, फर्स्ट कंक्लूजन हमारी ये निकली कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू दिस गोल्ड फॉयल का एटम। व्हाट डज दिस टेल के जो गोल्ड फॉयल का एटम है या नॉर्मल एटम्स हैव लार्ज स्पेसेस इन देम, ठीक है, हेंस दे अलाउ मोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू देम। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारी क्या थी, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो गए गोल्ड फॉयल से, ठीक है, मतलब इस तरह पास करने के बजाय ये डिफ्लेक्ट हो गए या रिफ्लेक्ट कर गए, ठीक है। व्हाट डज दिस टेल अस, दिस टेल अस हमारी सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन्स। क्या
सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन्स क्या थी, न्यूक्लियस इज स्मॉल एंड इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। हाउ डज दिस टेल अस हमारी सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन, देखो डिफ्लेक्शन कब होगी अल्फा पार्टिकल्स की, जब उनके सामने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आएंगे, क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिवली चार्ज हैं, अगर उनके सामने पॉजिटिवली चार्ज लाओगे तभी तो रिपल्जन होगी, ठीक है, या डिफ्लेक्शन होगी। तो गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज था, हेंस इट रिपेल्ड द अल्फा पार्टिकल, दिस वाज आवर कंक्लूजन। और वो था क्या, बहुत ही स्मॉल साइज का था न्यूक्लियस। क्यों, ये किस तरह पता चला, क्योंकि वेरी स्मॉल पार्टिकल, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, क्योंकि अगर न्यूक्लियस जो है वो लार्जर साइज़ का होता तो ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट करते, लेकिन क्योंकि फ्यूअर अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, इसलिए वी कैन स्टेट दैट द न्यूक्लियस वाज ऑफ स्मॉलर साइज। सिंपल, दिस वाज आवर एक्सपेरिमेंट की कंक्लूजन्स and the reasons why we concluded this. So this marks the end to the radioactivity chapter. In the next class we will be doing its past papers.